हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग एक्चुअली एक सीरीज़ शुरू करी है मैंने, जो कि है आपके यूपी ट्रिपल एस सी के पेट के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। तो इस एग्ज़ाम के अंदर हम जो पेट का एग्ज़ाम है, पेट के एग्ज़ाम के अंदर ये वाला पर्टिकुलर वीडियो जो है, बेसिकली इसको मैंने नाम दिया है मैराथन सीरीज़ या मैराथन श्रृंखला, जिसके अंदर हम जो डिफरेंट जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, ताकि आपके वो जो फिक्स मार्क्स हैं, जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है कि इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी से लगभग 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का आपका लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर कि 5 मार्क्स की इंडियन पॉलिटी आपके आनी है। तो हम इस मैराथन सीरीज को लगभग 4 से 5 सेट्स के अंदर, 5 पार्ट्स के अंदर, 5 या हार्डली या 6 पार्ट के अंदर, मैक्सिमम 6 पार्ट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के हैं। अगर जो वो पूरे वीडियोस आप देखते हैं तो मतलब ये मान के चलिए कि आपके 5 नंबर ये पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये पूरा वीडियो हमारा बाई लैंग्वेज होगा, बाई लैंग्वेजेस में होगा, मतलब बाईलिंगुअल होगा। दैट मीन्स आप हिंदी हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो जैसे कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ द सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, या आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है, तो उन टॉपिक्स से लेकर भी हम इसी सीरीज़ को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए होगा मुझे। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फिक्स मार्क्स देने वाले ये क्वेश्चंस यहाँ पर हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ में हम उसके एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा आज का। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉरवर्ड करें, अपने शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जो लोग पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें कॉमन आती है ऑलमोस्ट कहा जाए तो। बट हियर वी आर गोइंग टू हियर। सो सबसे पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार किया गया, मतलब संविधान सभा की किसकी सिफारिश पर यह बना था। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें, कैबिनेट मिशन प्लान, एक आपने वर्ड सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये आता है भारत, देखिए इससे पहले क्रिप्स मिशन भी आया था, वो फेल हो गया। कैबिनेट मिशन जब आता है 1946 के अंदर, तो ये क्यों आता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ट्रांसफ़र करेगा ये किसको, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक इट विल बेटर। ओके, ट्रांसफ़र करेगा बेसिकली क्या, पावर को ट्रांसफ़र करनी है यहाँ पर किसके बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी आपकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जो इंडियन लीडर्स हैं, भारतीय लीडर्स हैं, उनके बीच में ये पावर ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी। कुछ और जानकारी जो है वो भी हम यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइम पर जब ये कैबिनेट मिशन आता है तो उस टाइम पर भारत का वॉइस रॉय कौन होता है, वॉइस रॉय होता है यहाँ पर लॉर्ड वॉवेल। लॉर्ड वॉवेल जो है वो इस टाइम पर वॉइस रॉय होता है। दैट इज, अगर जो कैबिनेट मिशन जब आता है उस डेट की अगर जो हम बात करें तो वो आपके लिए 16 मई, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट महीना कई बार पूछ लिया जाता है, 1946 को। ठीक है, और इस मिशन के अंदर मतलब ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके अंदर अगर जो मैं बात करूँ कौन कौन से लोग शामिल थे, ये 3 लोगों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला व्यक्ति था यहाँ पर जो जिसको कहते हैं पैथिक लॉरेंस, पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस कहा जाता है पहले व्यक्ति को। ये कौन था, ये प्रेसिडेंट था, बोर्ड प्रेसिडेंट था ये बेसिकली बोर्ड एंड ट्रेड का। ठीक है, जो व्यापार संघ था उसका प्रेसिडेंट था ये। दूसरा व्यक्ति था यहाँ पर स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो स्टैफर्ड क्रिप्स में ये क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन में आया था। ठीक है, और ये कौन है, ये है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया।
और साथ में अगर जो हम बात करें, यहाँ पर था एक और व्यक्ति, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड एडमिरल्टी है, ठीक है। तो ये तीन लोग जो है बेसिकली क्रिप्स मिशन में ग्रुप बना के, मतलब इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारत भेजती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर। अब 1945 के अंदर, सितंबर का महीना था 1945 में, एक न्यूली गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली, 1945 की बात कर रहे हैं, देखिए ये आया था 46 में, 1945 सितंबर का महीना। उस टाइम पर क्या होता है कि एक नई सरकार बनती है, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार बनती है, किसकी बनती है ये भी पूछा जाता है कई बार, बनती है वो लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है ब्रिटेन के अंदर, और वो इस बात पे राजी होती है कि वो भारत को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देने में मदद करेगी, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कैबिनेट मिशन नामक एक ग्रुप बनाकर भारत वो भेजती है, ठीक है। और वो ग्रुप जो है वो भारत आता है, कब आता है, दैट इज इन मार्च। मीटिंग तो आपकी यहाँ पर हो रही थी इस टाइम पर, ठीक है। इस टाइम पर ये था, आई मीन वॉइसरॉय था ये 16 मई को, और ये जो मार्च 1946 को ये आपका कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द कैबिनेट मिशन। बात करेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब भारत का संविधान जो है लगभग 65 से 70% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट दैट इज़ 1947, ये बात करता है भारत को आज़ादी देनी है, किस किस तरीके से देनी है, इंडिया बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। प्रश्न का करेक्ट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हु इज़ द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, 1946 के अंदर, तब उस टाइम पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था कि जो भारत के अंदर संविधान बनना है, ठीक है, तो उस संविधान को किस किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस रखने हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए कमेटी बनाई गई, ग्रुप बनाया गया। तो उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे ये पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर, करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब ये अपॉइंटमेंट कब होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए कब जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है कई बार। ये बनाए जाते हैं 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और इसका काम तो वही था, प्रिपेयर करना है एक ड्राफ्ट, जो कि ड्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आप होता है ना कि जैसे स्कूल या कॉलेजेस में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक लेसन प्लान होता है कि भाई इस महीने में ये काम करना है, इतना इतना करना है, कैसे कैसे करना है, तो इस तरीके के ये ड्राफ्ट बनाने का काम किया गया। बट साथ में यहाँ पर जो हेड तो अम्बेडकर जी थे, बट इनके साथ में 6 और लोग थे। कुल मिला के ये 7 मेंबर बॉडी बनी थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये 7 लोग थे, जिसमें 6 लोग थे और एक आपके हेड थे जो प्रेसिडेंट थे, जो अम्बेडकर साहब थे। तो जो अदर लोग थे उनमें से एक थे NG अयंगर। NG अयंगर नाम के एक व्यक्ति थे। दूसरे थे आपके यहाँ पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। और तीसरे थे आपके के डॉक्टर KM मुंशी, KM मुंशी जी। और चौथे व्यक्ति थे यहाँ पे सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह। और पांचवें व्यक्ति थे यहाँ पर NM राव, NM राव, ठीक है, NM राव। और एक छठे व्यक्ति थे जो कि थे TT कृष्णामाचारी। तो ये 6 के 6 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर ये जो नाम है MN राव, ठीक है, MN राव। तो ये जो है इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तरफ से जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके अंदर जो एडवाइज़र की पोस्ट थी, एडवाइजरी कमेटी के जो अध्यक्ष थे या एडवाइज़र जो थे वो थे MN राव जी, ठीक है। ये कमेटी जो है आपकी पहला ड्राफ्ट, मतलब एक रफली फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो बनाकर पेश करती है, कौन सी तारीख में, तो ये पेश किया जाता है दैट इज़ ऑन फरवरी के अंदर, फरवरी 1948 के अंदर। 47 में अगस्त में ये गठित की गई थी, तो
तो उसके मतलब फरवरी में 4-5 महीने के अंतराल पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एक पहला ड्राफ्ट बनता है और उस ड्राफ्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स थे, यहाँ पर 315 आर्टिकल्स की बात कही गई और 9 शेड्यूल्स के बारे में बात करी गई कि भाई इतने सेक्शन हो सकते हैं, इतने सेक्शन होने चाहिए। फाइनली जब बना तो उसमें कुछ और थे, बट इनिशियली अगर जो पूछा जाए कि फर्स्ट ड्राफ्ट में कितने थे तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। बी एन राव के बारे में हमने बात कर ली है। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है, जब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके उस टाइम पर जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ये 2 दिन के लिए थे। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अपना अध्यक्ष बना दिया गया, प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश, ये डैश लगा हुआ है, थोड़ा सॉरी आगे हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। डैश इज बोरोड फ्रॉम द वीनियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपली ये पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा जर्मनी के जो संविधान है वहाँ से कौन सी चीज़ उधार ली गई है। बोरो मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग देशों से क्या किया है, बोरो किया है, उधार लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जर्मनी से हमने क्या लिया था। तो जर्मनी से हमने लिया था कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी हो देश के अंदर, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसका जो कॉन्सेप्ट है, या कौन सी चीज़ें निलंबित हो सकती हैं, नहीं हो सकती, कितनी मात्रा में होंगी, मतलब ये सब चीज़ें जो है हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमने बात करी यहाँ पर एक वर्ड देखा हमने फंडामेंटल राइट का। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ आर, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट किसके अंदर दिया हुआ है, पार्ट 3 के अंदर दिया हुआ है। संविधान के अंदर जो पार्ट 3 है उसमें मेंशन्ड है। और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल है आपके आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये आपके आर्टिकल्स हैं। और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है हमने, ये लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से मेंशन किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ लिखी गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है, मतलब सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे इमरजेंसी की, कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में जनरली हम ये चीज़ बात करते हैं। और नेशनल इमरजेंसी देखिए इमरजेंसी है बेसिकली, सिर्फ इमरजेंसी टर्म की बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी हो गई, दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, या फिर आप स्टेट इमरजेंसी आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, या प्रेसिडेंशियल रूल भी आप कहा जाता है ऐसे। और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी के बारे में मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 352। प्रेसिडेंशियल और स्टेट इमरजेंसी या स्टेट रूल, इसके लिए आपका 356 नंबर का आर्टिकल है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 नंबर का जो आर्टिकल है उसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जस्ट मिनट, हाँ जी, चौथा प्रश्न आ गया है। तो चौथे प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो आपका प्रियम्बल है, प्रस्तावना के अंदर जो ये वर्ड है 3, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों वर्ड है ये हमने कहाँ से लिए हैं, मतलब किस रिवॉल्यूशन से लिए हैं। बेसिकली ये जो तीनों वर्ड हैं ये संविधान से नहीं आए हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि संविधान से हमने लिए हैं, उस देश के, रशिया, आयरलैंड, फ्रांस या अमेरिका के संविधान से किसी से लिए होंगे। मगर बेसिकली वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन चला था, उन रिवॉल्यूशन की वजह से जो क्रांति चल रही थी, तो क्रांति की वजह से वहाँ पर ये चीज़ें ऐड की गई उनके संविधान के अंदर। फिर हमने वहाँ से लेकर अपने संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है, बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर, पहली बार जो अमेंड हुआ था वो हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कहाँ से लिया है, तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए,
रशियन रिवॉल्यूशन से हमने ये तीनों वर्ड को जो है प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है। फिर अगर जो हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकी संविधान के अंदर, अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, प्रियम्बल, जो प्रियम्बल के बारे में हम बात कर रहे थे, ये वाला चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायतंत्र है उसका इंडिपेंडेंस मतलब स्वायत्त जो होगा, मतलब जो आपका न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट सिस्टम है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसमें लेजिस्लेशन का या एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का उनका कोई भी रोल नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगी। और साथ में जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्सेप्ट, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति जी का इम्पीचमेंट भी हमने कहाँ से लिया है, यहीं से लिया है। और साथ में वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है और उसके बारे में जो जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने कहाँ से ली हैं, अमेरिका के संविधान से हमने ली है। ठीक है। और फिर अगर जो हम यहाँ पर बात करें सॉरी रशिया के बारे में, तो रूस के बारे में बात कर रहे थे, तो रशियन क्रांति के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो आर्टिकल 51A के तहत लिखी गई हैं, कितनी हैं आज की डेट में, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एक और है कि जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, 5 ईयर प्लान जो हमने इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है, रशिया से लिया है। ठीक है। आयरलैंड के बारे में लिखा हुआ जो ऑप्शन बी नंबर, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, जैसे कि हमने बात करी थी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से बोरो किया है। चलिए बात करते हैं फिर अगले प्रश्न की। सॉरी, ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मैंने प्रियम्बल की एक फोटोग्राफ भी लगाई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आपका वर्ड्स हैं। जस्टिस आपका कितने टाइप का, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जस्टिस जो है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक आई हैव टू टेक द रेड वन। ओके, जस्टिस के लिए देखिए जस्टिस कितने टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइप का जस्टिस है। 3 टाइप के आपको जस्टिस देखने को मिलेंगे। लिबर्टी मिलेगी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप में। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन अमंग देम। फ्रेटर्निटी मिलेगी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में आप मेंशन करता है। और लास्ट में यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर 26 ऑफ नवंबर 1949 को जो है हम ये मानते हैं कि भैया हम पूरे संविधान को सर्वसम्मति से क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये चीज़ एक डिक्लेरेशन टाइप की नीचे मेंशन्ड है। ठीक है। तो इस पूरे प्रियम्बल को आप ध्यान से पढ़िए, इसको तो रट डालिए। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो रट डालिए, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में भी आपसे पूछा गया है फीचर्स में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, जो हमने भी पिछले क्वेश्चंस में करा। तो ऑलमोस्ट कह लीजिए सिमिलर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसको भी अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। विच फीचर एंड सोर्सेज आर रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना है रॉन्गली मैच, जो गलत तरीके से मैच्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। तो रॉन्गली मैच्ड में आपका देखिए जुडिशियल रिव्यू आपसे कहाँ से लिया है, आपने बात करी थी अभी, ये लिया था USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से लिया है, ना कि ब्रिटेन से। तो रॉन्गली मैच पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ना कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अब यहाँ से हम अगर जो बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, देखिए कंकरेंट लिस्ट तो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कंकरेंट लिस्ट के साथ साथ यहाँ से लिया है हमने जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स, उसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब संसद का ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया है। ठीक है। फिर अगर जो हम बात करें, यहाँ पर ब्रिटेन की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश संविधान से जो हमने लिया है वो आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने वहाँ से बोरो करी है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से बोरो किया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बात बोरो किया है। बाई कैमरलिज्म, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बाय किया है। बाई कैमरलिज्म मतलब क्या होता है कि ये होता है आपका जैसे एक होता है आपका विधानसभा, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो जो ये टू डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या टू सिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है यही इसी को कहा जाता है बाय कैमरल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए तो क्वेश्चन से पहले आप ये देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिसमें आप ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम यहाँ पर देखिए जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया हमने कहाँ से बात कर रहे हैं, रशिया के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला सॉरी रशिया के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने क्या लिया है, एक्ट जो साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें लिए, तो इसको एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर ये पूछी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, 5 सवाल हो चुके थे, छठा प्रश्न है हमारा, द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल। अभी हमने प्रियम्बल देखा था, तो प्रियम्बल में जो वर्ड लिखा था जस्टिस, वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है, कितने टाइप का वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए चलिए उस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मतलब प्रियम्बल को वापस से खोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया जस्टिस कितने टाइप का है ना। तो देखिए आप देख सकते हैं जस्टिस, इसको थोड़ा पिंकिश कलर ले लेते हैं। देखिए जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, जस्टिस कितने टाइप का है, 3 टाइप का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर जो आपने प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से याद किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। 3 टाइप का है आपका जस्टिस जो है आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 टाइप का है, तो 3 टाइप का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है आपका। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका सी, ठीक है। ऑप्शन सॉरी ये हो गया गड़बड़, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट, छठे प्रश्न के बाद यह है 7वां प्रश्न, विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा वर्ड जो है इसमें प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड नहीं है, देखिए आपने रिपब्लिक वर्ड देखा, सॉरी तो आ गया, चलिए रिपब्लिक वर्ड आपने अभी हमने संविधान प्रियम्बल का जो फोटो था वो देखा था, इसके अंदर रिपब्लिक वर्ड लिखा हुआ था, इंटीग्रिटी लिखा था, सोशल लिखा था, वहाँ पर कौन सा वर्ड नहीं था, फेडरल वर्ड। फेडरल वर्ड जो है, ये संघीय वर्ड जो है, यह शब्द हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी अगर जो आपसे कोई पूछे कि भाई फेडरल वर्ड क्या भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है कहीं, तो बिल्कुल आप सिरे से नकार सकते हैं कि भैया संविधान के अंदर हमारे फेडरल जो शब्द है ये शब्द कहीं मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 8वां प्रश्न है, तो यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। भारत के अंदर, ठीक है, किस व्यक्ति ने संविधान सभा का विचार किया था, मतलब किसने कहा था कि वह भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा होनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था कैबिनेट मिशन प्लान ने। ये क्वेश्चन हमने अभी शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन था वही है, दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, ठीक है। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ऐसा कुछ होना चाहिए, ये वाली चीज़ कही थी किसने, एम.एन. रॉय ने, ठीक है। एम.एन. रॉय जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और जब संविधान बना हमारा तो उसको बनने में कितना टाइम लगा, ये लगा था 2 साल, 2 ईयर्स का टाइम लगा, एक 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो लगभग एक लंबा अंतराल जो है वो इसमें देखने को मिलता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पर्सन जो है आपके B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिसके बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम था, देखिए एम.एन. रॉय तो ये थे जिन्होंने ये क्वाइन किया था कि भाई संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए भारत का, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट यहाँ पर जो हमने बात करी थी ना B.N. राव की, B.N. राव, ठीक है, एक B.N. राव है, एक M.N. राव रॉय है।
ठीक है, ये है रॉय और ये है राव, RAU, ठीक है। ये कौन थे? ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बेसिकली, ये एडवाइजर थे, ठीक है। एडवाइजर से आप इनको नाम ध्यान रखिएगा, BN राव को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन, द वर्ड जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ, सवाल था हमारा जस्टिस जो वर्ड है वो सोशल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, जस्टिस जो है आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइप में है, प्रेजेंट इन द संविधान के अंदर, हैज़ बीन टेकन। ये जो तीनों वर्ड हैं बेसिकली, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये पूछा गया है। ये हमने लिया है कहाँ से? रशिया के कॉन्सेप्ट, रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 10वां प्रश्न है, द टर्म नॉट इंट्रोड्यूस इन द प्रीएम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 42वां अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? पहले तो ये पता हो, दैट इज इन 1976 के अंदर ये अमेंडमेंट होता है। इसके अंदर कौन सा जो शब्द है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया प्रीएम्बल के अंदर? देखिए, इसी अमेंडमेंट के तहत जो है सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, तीनों वर्ड ऐड किए गए थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, क्लियर। और जो ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अभी हमने बात करी एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, वो कौन थे? BN राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो, सॉरी डी, ऑप्शन BN राव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कई बार होता है ना कि हम एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ओके, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद जो है 51A, जो आर्टिकल 51A है, ये क्या है बेसिकली? ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल्स, ठीक है। इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी मैंशनड है। तो उसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 51 आर्टिकल 51A के तहत नहीं आती, ठीक है। तो नहीं आती, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल यहाँ लिखे हुए हैं। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, मतलब सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, बिल्कुल ये तो आता है ड्यूटी। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप जैसे सैनिक हैं तो सैनिक का काम क्या है भाई? देश की रक्षा करना, बॉर्डर पर बिल्कुल चौकन्ना रहना, है ना। आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम क्या है? बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपके उस एक्सीलेंस, अपना जो भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप अपना बेहतरीन योगदान दें। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है पहली, तो ठीक है। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब सद्भाव और साझा भाईचारे का जो भावना है वो उसको बढ़ाना, मतलब ब्रदरहुड, मतलब आप के पड़ोसी में या आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी पढ़ते हैं, तो आप जिनके साथ भी रहते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना है, तो ये आपकी एक ड्यूटी है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। टू पे टैक्सेस ऑब्लिगाइज टू द अदर फाइनेंशियल रूल, मतलब करों का भुगतान करना या अन्य वित्तीय नियमों के लिए उपकृत करना। तो ये जो चीज़ है पॉइंट नंबर सी, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी पूछा था, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये किस टाइप की ड्यूटी है? ये आपकी लीगल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है ये, ठीक है भाई, कानूनी ड्यूटी है भैया। आपने अगर जो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर जो आप इनकम करते हो, कमाते हो तो भैया टैक्स भी आपको देना है, ठीक है। तो टैक्स देने के लिए भैया जो आपकी क्या लगती है, ये लीगल है, लीगली वर्क है ना, तो लीगल ड्यूटी बनती है ये आपकी, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनती, ये लीगल ऑब्लिगेशन बनता है आपका, ठीक है। अब फंडामेंट अगली वाले को भी देख लेते। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, भाई आपको देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है जब आपको बुलाया जाए। मतलब ऐसा है ना कि हर घर में एक सोल्जर तैयार होना चाहिए, जवान तैयार होना चाहिए कि जब भी देश को ज़रूरत हो तो आप अपनी सेवा दे सके। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे जाके लड़ना ही है ना। तो मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो भाई किसी कोई बाढ़ में फंस गया है नदी में, या जो वहाँ पर भी पानी भर गया है, ठीक है, या भूकंप आ गया, तो वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है तो वहाँ पर भी आपको सहयोग देने की
ज़रूरत है मतलब जहाँ पर ज़रूरत है, पॉसिबिलिटी है, आप अपना सहयोग दे सकते हैं, वहाँ पर आप सहयोग दें। तो ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी बनती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट था आपका 86 ही था ना, हाँ 86 अमेंडमेंट था। 86 अमेंडमेंट था ये आपका, एक ही अमेंडमेंट हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, आपको ध्यान रखना है। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि होता है 2002 के अंदर, और इसके तहत जो है कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस का मतलब क्या होता है, 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि भाई जो 6 साल से लेके 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है, एजुकेशन देना, मतलब उनको पढ़ाना जो है वो पेरेंट्स की क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब उनको एजुकेट करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आगे में 13वां प्रश्न है, Which of the following is not a fundamental right available to person who is not a citizen of India but residing in any part of the country? सिंपली ये पूछा गया है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है मगर भारत के अंदर रहता है, मतलब कोई मान लीजिए ब्रिटेन से आया हुआ व्यक्ति है, वो भारत में रह रहा है। ठीक है, तो उसके पास भी देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, ये मौलिक अधिकार, ये सबके पास होते हैं, चाहे आप नागरिक हो या ना हो, है ना। तो मतलब इसमें इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सॉरी यहाँ पे पूछा गया था, हाँ, नॉट अ फंडामेंटल राइट जो कि अवेलेबल होता है पर्सन को, चाहे आप सिटीजन हो या सिटीजन ना हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो हम बात करें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ओके, एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, देखिए ये तो ये वाला जो राइट है ना आपका, ये वाला राइट, ठीक है, प्रोटेक्शन वाला, तो ये तो अगर जो हम इससे बात करें ना, मतलब एनआरआई हो गया प्लस सिटीजन, ठीक है, तो इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है भाई। जो ये आर्टिकल नंबर, दिस इज आर्टिकल नंबर 20। तो ये जो आर्टिकल नंबर 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, तो ये तो दोनों के लिए रहता है। ठीक है, लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये है आर्टिकल नंबर 21, तो ये भी दोनों के लिए रहता है। ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपका दोनों के लिए रहता है। ठीक है, ये बोथ के लिए रहता है आपका, सिटीजन्स और एनआरआईस दोनों के लिए। बट यहाँ पर जो नॉट पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो सिर्फ जो है वो किसके लिए होता है, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, कोई सा भी फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर आपसे सिटीजनशिप पूछी जाती है। तो सिटीजनशिप में आप इंडियन डालते हैं, बट कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन देखते हैं। और कुछ आप ऐसे देखते हैं कि सिटीजन ऑफ सम एनआरआई वाला जो ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर जो आप कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है या सीक्रेट सर्विसेज के अंदर है, कोई ऐसी पोस्टें हैं, तो वहाँ पर आप कोई फॉरेनर बंदा नहीं काम कर सकता है ना। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ें तो ठीक है, इसके साथ ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है इसे। फंडामेंटल राइट्स में जो है दोनों के लिए, मतलब बोथ का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बोथ में एनआरआई भी आ गया और प्लस सिटीजन भी आ गया। ठीक है, तो इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे 4 नंबर आर्टिकल, सॉरी 4 नहीं 14 होगा ना, सॉरी 4 नहीं, ये 14 है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है ना 14, 14, 20, 21 और 21A एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो है, ये आपका 21A के अंदर का आता है, 21A के अंदर। और साथ में हो गया आपका 22 एंड 23। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, मतलब ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स एनआरआई और सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर ओनली फॉर सिटीजन की जब हम बात करते हैं, ओनली सिटीजन जो भारत का एक मतलब सिर्फ नागरिक है, मतलब एनआरआई नहीं, यहाँ पर सिर्फ ओनली सिटीजन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं जिनके लिए सिर्फ वो एलिजिबल हैं जो सिटीजन हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये 5 आर्टिकल्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि जो सिर्फ ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री है। बाकी
जो रेस्ट ये वाले आर्टिकल्स हैं वो दोनों के लिए हैं, दोनों वाला चलो कम आता है, बट मोस्टली ये पूछा जाता है कि इंडियन सिटीजन के लिए इंडिविजुअली कौन से हैं। तो ये हैं आपको ये पांचों आर्टिकल अच्छे से याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, इनको नंबर्स को याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न संख्या 14, कानून के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से के मामलों का अपवाद नहीं बनता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो फंडामेंटल राइट्स है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो आपका आर्टिकल नंबर 14 वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ एक्सेप्शंस देता है। किसके लिए देता है छूट? वो दी जाती है राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए, मतलब जो राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं उनके लिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है, दैट इज इन द आर्टिकल, अगर जो सेक्शन की हम बात करें तो ये आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का जो सेक्शन है, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी रियायत देखने को मिलती है। किसको? राष्ट्रपति और उप सॉरी नॉट उप, दैट इज राज्यपाल को, ठीक है। अब कैसी कैसी मिलती हैं? देखिए दो चीज़ें आपने डेफिनेटली सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। पहली चीज़ होती है कि राष्ट्रपति या गवर्नर, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी है, उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस वो दायर नहीं हो सकता, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता जब तक वो पद पर है, ठीक है। मतलब अगर जो राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब किसी को मार देते हैं, मतलब किसी का मर्डर कर देते हैं, ऐसा होता नहीं, बट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो अगर जो किसी का मर्डर कर देते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता। एक तो ये सबसे बड़ी इम्यूनिटी इनको मिली हुई है। दूसरी ये है कि इनके खिलाफ जो है वो सिविल प्रोसीडिंग, तो सॉरी सिविल प्रोसीडिंग का मतलब हो गया कि जैसे कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के पड़ोस में कोई रहता था, कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके साथ उसका कोई झगड़ा हो गया, तो उसके ऊपर उसने मतलब एक तरीके से उन्होंने जो जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ उसने कुछ केस किया, मान लीजिए कोई मानहानि का केस कर दिया, ठीक है, डिफॉर्मेशन केस जिसे कहा जाता है, तो वो केस हो सकता है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, बट उसके लिए भी राष्ट्रपति जी को जो है 2 मंथ का प्रायर नोटिस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पर ऐसा होता नहीं, बट समझा जाए तो कभी हो जाए मान लो, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इनको इम्यूनिटीज़ बेसिकली मिली है। इम्यूनिटीज़ में नहीं कहूँगा, एक्सेप्शंस इन द फंडामेंटल राइट के केसेस में, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है सॉरी प्रश्न संख्या 15, ठीक है। हु कैन इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स पर एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? वो लगा सकता है पार्लियामेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संसद। देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब ऐसा नहीं कि देखिए राइट टू स्पीच होता है, जैसे आपका है ना राइट टू स्पीच, तो राइट टू स्पीच बेसिकली आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप कुछ भी बोल दे, कहीं भी बोल दे, किसी को भी बोल दे, है ना। भाई आज़ादी का है आपको बोलने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को गाली देते, है ना, या कुछ भी आप अपशब्द बोल दे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ों पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है फंडामेंटल राइट्स पर। फंडामेंटल राइट्स में ये होता है कि भाई आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बट जो नेशनल सिक्योरिटी वाले एरियाज़ हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जो आर्मी के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आप फ्रीली नहीं घूम सकते। तो वो क्या है, आपके घूमने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दुनिया भर में कहीं भी घूमिए, भारत के अंदर कहीं भी जाइए, बट कुछ एरियाज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, उनमें लिमिटेशंस लगा दी गई हैं कि भैया आप वहाँ पर, एक आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, जो पर्सन बिलोंगिंग है उस पर्टिकुलर एरिया से वही जा सकता है। जैसे पार्लियामेंट ही आप सिंपली समझ लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, ऐसा टूरिस्ट स्पॉट वो नहीं है, ठीक है। मीडिया वाले जा सकते हैं, या जो सांसद वगैरह हैं, या जो स्टाफ है वहाँ पर वो काम करता है वो जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन बेसिकली कौन लगाता है? पार्लियामेंट लगाता है। पार्लियामेंट ये तय करता है कि भाई किस एरिया में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, और जा भी सकता है तो कितने हद तक जा सकता है ना, मतलब कितनी लिमिट तक जा सकता है, ये चीज़ें होती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब इंडिपेंडेंस डे का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो कैंप एरियाज़ के अंदर जाते हैं, बट
वहाँ पर भी लिमिटेशन है कि भैया आप कैंप एरिया के किस किस एरिया तक आप जा सकते हैं, ग्राउंड तक जा सकते हैं, या जो उनका कम्युनिटी सेंटर है वहाँ तक जा सकते हैं, या जो उनके ऑफिस है वहाँ तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या एम्यूनेशन रूम है वहाँ तक जा सकते हैं नहीं जा सकते। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, ये लगाता है कौन? पार्लियामेंट। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन। तो जो डीपीएसपी है आपका, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, हमने बात कर ली, बहुत क्वेश्चन कर लिए उससे रिलेटेड। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? ये डिपेंड करता है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी टू द गवर्नमेंट पे। ठीक है, मतलब सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर डिपेंड करता है इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी। देखिए पहली बात तो ये है, डीपीएसपी जो होता है, देखिए डीपीएसपी है ना, किस में लिखा गया? सब पहले तो उसकी थोड़ी सी जन्म कुंडली देख लेते हैं। ये लिखा गया है पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, पार्ट 4 तो ठीक है, बट आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इसके अंदर मैंशनड है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल नंबर 40 जो कि आपकी विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, पंचायती सिस्टम या विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। और एक है आर्टिकल 44 जो कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। ये दो इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 51 नंबर आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी, जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब पूछा गया यहाँ पर और हाँ दूसरी चीज़ ये कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिशिएबल है, जस्टिशिएबल मतलब ऐसा नहीं है कि भैया देखो ये क्या सिद्धांत है, एक आइडियोलॉजिकल थिंग्स हैं जो संविधान निर्माताओं ने लिख दी कि भाई उन्होंने कहा कि ऐसा 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 करना चाहिए, कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हर राज्य में देश में पूरा लागू होना चाहिए, बनना चाहिए। कब का लिखा हुआ है भैया? देखो 1947 48 में जब संविधान बना था, 1950 में बनकर तैयार हो गया था, तब लिख गया था। अभी तक मतलब 70-75 साल हो गए लगभग। ठीक है, 75 साल हो गए, तो अभी तक लागू नहीं हो पाया है, ना ही बन पाया है। ठीक है, तो ये क्या थी कि चीज़ें थी जैसा होना चाहिए, बट उसमें क्या है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीज़ें करना चाहती हैं। ठीक है, तो नहीं करना चाहा तो नहीं हुआ। जैसे पंचायती सिस्टम है, विलेज पंचायत है, इसकी इच्छा जागृत करी तो उन्होंने काम किया तो वो चीज़ें बन गई आपकी। ठीक है, तो ये सिंपल सी नॉन जस्टिशिएबल है। इसके लिए अगर जो गवर्नमेंट किसी चीज़ पे मतलब मान लीजिए यूसीसी नहीं बना रही है सरकार, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर जो गवर्नमेंट नहीं बना रही, तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट उठ के चले जाओगे, मतलब उठ के कोर्ट चले जाओगे, भैया संविधान में लिखा है आप नहीं कर रहे हो, हम अदालत जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है नॉन जस्टिशिएबल में। डीपीएसपी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो भी क्या है? नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन में बात करी ना कि भाई अगर जो देश को ज़रूरत होगी आपकी तो आप बॉर्डर पे जाइए, मतलब देश की सेवा करिए, है ना। तो अगर जो ये तो ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, मगर आप नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको उठा के कोर्ट में ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये इन्फोर्सेबल होती है तब डिपेंड करती है अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल। मतलब देखिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या रिसोर्सेज मटेरियल अवेलेबल है सरकार के पास में उस टाइम पर उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, मतलब सिंपली अगर जो मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो बनेगा नहीं। पैसा मिल गया, मगर पैसे के साथ साथ मटेरियल आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितने रेट में मिल रहा है, हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको देख कर उसके बाद आप चीज़ें बनाओगे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि डीपीएसपी के जो थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके अवेलेबिलिटी पे, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर, जो कि सरकार के पास उस एरिया के अंदर जहाँ पर वो काम करना चाहती है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज। नई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो कि पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर ऐड की गई थी, वो अमेंडमेंट कौन सा था? मतलब देखिए जब हमारा संविधान बना था ना, ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस टाइम पर भारत के संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, है ना। तो ये ऐड हुई थी, कब हुई थी ऐड? कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी ये पूछा है। तो ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां अमेंडमेंट जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 1976। इसके अंतर्गत
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने भारतीय के संविधान के अंदर ऐड किया था। इसी अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए इस टाइम पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी आपकी, 10 थी। एक ऐड करी गई हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आता है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमने 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत ऐड करी थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं कि आपको भारतीय संविधान का, इंडियन भारत के अंदर संस्थाएं जो हैं और नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनका सम्मान करना है आपको। और फिर आपको इंडियन स्ट्रगल्स जो फ्रीडम फाइटर है उनसे आपको क्या इंस्पिरेशन लेनी है, सब चीज़ें करनी है। सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी आपको बात करनी है। डिफेंड करना है कंट्री को, जब उसको भारत को मतलब देश को आपकी जब ज़रूरत हो तो आपको देश का साथ देना है, ठीक है। तो जो वैल्यूएबल रिच हेरिटेजेस है, मतलब जो जैसे आपके ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये हेरिटेजेस है, कल्चरल कंपोजिशन है बेसिकली भारत की, तो उसको बचाना है। तो इस तरीके के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो है ये आपका कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर आए थे, ठीक है। कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को पेरेंट्स की, गार्जियंस या पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। जो उनके बच्चे हैं या जो भी उनके आसपास बच्चे रह रहे हैं, बेसिकली जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा ऐड किया गया था। तो ये 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनके जो की पॉइंट्स हैं ना, मेन वर्ड्स, उनको जरूर ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन अगर जो आता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो जो ये आरटीआई एक्ट 2005 में आया है ना, ये क्या है, इज किसके लिए है बेसिकली, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि ये फंडामेंटल राइट के अंदर का आता है या सिर्फ सिटीजन को है ये मतलब जो आरटीआई एक्ट है, या पब्लिक मतलब प्राइवेट बॉडीज या कहीं पर भी ये एप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट। देखिए ये एक्चुअली अवेलेबल होता है फॉर द ओनली सिटीजन्स, ठीक है। मतलब फंडामेंटल जो आरटीआई एक्ट है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फंडामेंटल राइट तो है, मगर ये सिर्फ अवेलेबल है टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो भारत के नागरिक हैं वही लोग सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हैं, आप जो भी आयोग है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, तो यूपी ट्रिपल एससी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई जो पिछला रिजल्ट था उसका, मतलब जो पिछले एग्जाम हुए उसका रिजल्ट का क्या प्रोसेस है, कहाँ पर पहुँचा है, या फ्यूचर में कोई वैकेंसी आने वाली है तो मतलब इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी सीटें खाली हैं। तो ये चीज़ें आप थ्रू आरटीआई जो है डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, मगर उसके लिए क्या है, आपका भारत का नागरिक होना आवश्यक है। जब आप उसको पोर्टल को खोलते हैं तो कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वो फिल करता है ताकि उनको भी पता लगता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो कौन व्यक्ति है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ फंडामेंटल राइट गारंटीड in the Indian Constitution can be suspended only by। देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटीड किए गए हैं किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, भाई कि हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। बट गारंटर कौन है, देखिए गारंटर तो कौन है यहाँ पर, गारंटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर के जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका गारंटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब भारत के अंदर या देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करा कि भाई देखिए नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी जिसके लिए आर्टिकल 352 है, और एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल रूल या आप स्टेट इमरजेंसी जिसे कहते हैं, जो होता है 356, और साथ में 365, ये दोनों आर्टिकल्स लगते हैं यहाँ पर। और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके लिए 360 नंबर का आर्टिकल है। देखिए प्रेसिडेंशियल रूल तो अक्सर लगता रहता है, और कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंशियल रूल किस राज्य में लगा है, वो है पंजाब। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पंजाब के अंदर बहुत बार प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लग चुका है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी भी एक तो 76 के अंदर लगी थी आपकी, 1976 के अंदर
ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान। और ये तो एक डिक्लेयर थी, बट इसके साथ साथ जब जब हमारे देश की वॉर हुई है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, जब जब वॉर हुई है, तो एक तरीके से वो भी एक नेशनल इमरजेंसी का टाइम था, वो भी इमरजेंसी में काउंट होता है आपका। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लग तो गई, मगर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी सारे आर्टिकल्स क्या हैं आपके, सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है सॉरी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is and are among the list of fundamental duties enumerated in our constitution। इनमें से कौन सी चीज़ें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन्ड है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन। हमने जब अभी एक स्लाइड देखी थी जिसमें लिखा था कि संविधान और उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको क्या करना है, वो करना है आपको, सम्मान करना है। ठीक है, और क्रिस्ट एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में भी हमने बात करी थी, अभी देखा था। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वो 11 के 11 आप 5-6 बार आप रीड कर लोगे जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे, तो आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लोगे 5-6 बार, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, और अक्सर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने यहाँ पर भी डाल दी हैं दोबारा से। चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। तो 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था ये कब आया था, 1978 के अंदर। 42nd जो था वो आया था 1976 के अंदर, ये 2 साल बाद आया था 78 में। ठीक है, तो इसके तहत जो है विड्रॉ किया गया था फंडामेंटल राइट्स में। देखिए जो 44 अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसके तहत एक मौलिक अधिकार था जो पहले, उसको हटा दिया गया था, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, उसे कहाँ डाल दिया गया, ये चला गया आपका लीगल राइट्स के अंदर। और लीगल राइट्स के अंदर हम बात करें और मोर स्पेसिफिकली, तो ये जाता है आपका आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर, आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत ये चला जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपको देखने को यहाँ मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए इसके दौरान ना एक और चीज़ हुई थी, मेरे को ध्यान आई अभी। तो 44th अमेंडमेंट में ना एक आर्टिकल 38 था, एक आर्टिकल 38 वो क्या किया गया था, ऐड किया गया था। और एक रिमूवल भी हुआ था एक आर्टिकल का, जो कि था आपका जैसे आई थिंक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आई थिंक 19(1)(f था, आई थिंक 1F, हाँ 1F वाला जो पार्ट है उसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 22वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी चीज़ फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है। देखिए, राइट टू इक्वलिटी आपका है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं आप RTI एक्ट। ठीक है, ये कब था, 2005 के तहत आया था। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है जब संविधान बना था। आप अभी आज की डेट में अगर जो हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अब देखिए ये पार्लियामेंट के द्वारा ये पास कब हुआ था, पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा 15 जून को, 15 जून 2005 को। और इनेक्ट हुआ था, मतलब राष्ट्रपति से साइन होने के बाद जब ये लागू हुआ था, तो वो तारीख थी 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को 2005 को। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं कई बार। ठीक है, और इसको जो बेसिकली जो ये आपका RTI एक्ट है, इसे डाला गया है अंडर द आर्टिकल 19A के तहत में। ठीक है, अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो है, बट
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट पूछा है, तो ये देखिए क्वेश्चन में ये नॉट पूछा है ना, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, बट ये उस सिंबल से पूछा गया है कि भाई जब संविधान बना था, उस टाइम पर ये चीज़ कोई थी नहीं, 2005 में आई थी। ठीक है, तो प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी है आपका एक, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और कल्चरल एजुकेशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो उसकी तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश, भारतीय संविधान के अंदर DPSP को क्यों डाला गया, ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब किस पर्पस से डाला गया इसे। ठीक, तो यहाँ पर जो पर्पस था सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए DPSP का कॉन्सेप्ट डाला गया। ठीक है, ताकि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, या मतलब जो थोड़े से बैकवर्ड है, वो भी थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सके सोसाइटी में, उनके ग्रोथ के लिए, एक इक्वलाइजेशन या बैलेंस बनाने के लिए, या इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए, जो आप साइंस में पढ़ते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसके लिए ये बेसिकली कदम उठाया गया था, DPSP को ऐड किया गया था। ये कहाँ से लिया है हमने, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, आयरलैंड से लिया है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 के अंदर है। आर्टिकल कौन से हैं, 36 से लेके 51 तक हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको रट जानी चाहिए। और क्या है ये, नॉन इन्फोर्सेबल है या फिर आप नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर, प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंटिन्यूज। देखिए यहाँ पर सिंपली पूछा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, मिस्टर मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। वो कब तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, राष्ट्रपति के प्लेजर पर, एंड साथ में मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है बेसिकली, बट उनकी इच्छा से ऊपर एक कदम ऊपर होता है कि जब तक वो इंजॉय करते हैं अपना कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया बहुमत, है ना, मेजॉरिटी अपना इंजॉय करते हैं कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है लोकसभा। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो लोकसभा में कितनी मेंबर्स हैं, मतलब MPs होते हैं लोकसभा में, जो लोग होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के सदस्य जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने हैं, पहले हुआ करते थे 545। ठीक है, 2019 के अमेंडमेंट में जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी, एंग्लो इंडियंस की सीटें, ठीक है, संसद के अंदर भी, मतलब पार्लियामेंट के अंदर भी, और स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर भी, दोनों जगहों से जो एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन था, मतलब जैसे संसद में 2 सीटें थी लोकसभा के अंदर, और स्टेट्स में कहीं 1 थी, कहीं 2 थी, कहीं जो भी थी, उन सबको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया या डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एट प्रेजेंट की हम बात करें तो भारतीय संसद में लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए, 272 सीट्स चाहिए। जब तक मोदी जी के पास 272 लोगों की संख्या हमेशा बनी है, तब तक वो PM बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले ही जो मेजॉरिटी वाला आंकड़ा था, जब ये 45 था, तो उस टाइम पर 273 की मेजॉरिटी हुआ करती थी। जब 2 काम हो गए तो जाहिर सी बात है ना, एक यहाँ पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं ये भी आप देख लीजिए। राज्यसभा की जब हम सॉरी बात करते हैं तो 250 मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है, इन 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और कितने बचे 238 ये होते हैं इलेक्शन के थ्रू। और इलेक्शन कैसा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र के अंदर क्या चीज़ें रहती हैं। देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है बेसिकली, 4 फंडे हैं, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेजिस्लेशन। अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। ठीक है,
एक होता है आपका सबसे ऊपर ले लीजिए आप लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर कर लीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर लेजिस्लेचर ले लीजिए, उसके नीचे आप एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद होता है जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है। अब देखिए ये जो कहानी है, ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, देखिए ये होते हैं आपके नेता लोग, नेता मतलब सिंपली आप एमपी ले लो। ये होते हैं आपके आईएएस, ठीक है। यहाँ पर आपके जजेस वगैरह बैठते हैं सब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो भी है, ठीक है। तो ये कहानी होती है, मतलब इसको समझना है तो एक यहाँ पर एक एमपी जी है, यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर है, यहाँ पर एक जजेस बैठे हुए हैं। पहली स्टेटमेंट में लिखा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द लेजिस्लेचर, मतलब क्या आईएएस एमपी को कंट्रोल करता है? नहीं भैया, ये तो नहीं करता, ये तो ऊपर है, ये क्यों कंट्रोल करने लगा? तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। अगला है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर सेपरेटेड। देखिए आईएएस और एमपी अलग अलग है? नहीं भैया, ऐसा तो होता नहीं है। जहाँ तक हमें पता है, आपको भी पता होगा कि भाई एमपी लोग जो है पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाए, ठीक है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए जनधन खाता खुलना है ना, गवर्नमेंट मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जनधन खाता खोलना है। तो जब जनधन खाता खोलना है, इन्होंने तो अनाउंस कर दिया भैया। तो जब अनाउंस कर दिया, तो अनाउंस करने के बाद क्या हो रहा है कि जो नीचे के आईएएस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, फिर बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सब क्या करेंगे, खाते खोलेंगे। मतलब इन्होंने कहा और ये कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला और ये करने वाले, ठीक है। कर्ता क्रिया वाला जो हिसाब होता है ना, तो वो वाला सीन यहाँ पर बनने को देख मिल रहा है। बट यहाँ पर लिखा है सेपरेटेड, मतलब दोनों सेपरेट है नहीं, ये कहता है तो ये करते हैं, यही होता है ना। तो ये डिपेंडेंसी है, यहाँ पर सेपरेशन की बात नहीं हो रही, ये भी गलत हो गया। फिर आप आ जाओ, जुडिशरी कंट्रोल्स बोथ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब देखिए जुडिशरी जो है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है ये किसी पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था, अभी हमने बात करी थी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंट है तो इसका ना ही एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब, ना लेजिस्लेटिव से कोई मतलब। किसी ने गलत किया तो ये उसको झाड़ देगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला हो या लेजिस्लेटिव वाला हो। इसको कोई मतलब नहीं किसी से कि कौन है भाई, है ना। जिसने गलत किया, चाहे एमपी गलत करे चाहे आईएएस करे, वो दोनों पे डंडा बरसाएगी अपना, ठीक। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो कंट्रोल करती थी, कंट्रोल करने का काम नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है यहाँ, ठीक है। कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मतलब ये कंट्रोल का मतलब ये हो जाता है ना कि ये जो टेबल मैंने बनाया, मतलब 1 2 3, ये जो ये था आपका बेसिकली, अगर जो मैं इसे जस्ट मिनट, अब देखिए इसको मैंने अगर जो 1 में रखा, इसे 2 में रखा, इसे 3 में रखा, इस तरीके से मैंने रखा, मतलब इसको तो रखने की ज़रूरत नहीं है थर्ड वाले को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं ना कि भाई जो ये है आपका इन दोनों के ऊपर है, तो कहीं अलग है अपना, ये दोनों है, ये 1 पे, ये 2 पे, इस पोजीशन पे लटके हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। 3 चीज़ें गलत हो गई। चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथी चीज़ क्या कहती है, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल भाई, आईएएस, पीसीएस, बैंकर्स, जो भी इम्प्लॉयज़ स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेंगे, ठीक है, वो किसके निर्देश पे करेंगे, एमपी के निर्देश पे। मतलब एमपी जो कहेगा वो ये करेंगे, ठीक है। मतलब फाइनल जो कहने वाला है व्यक्ति वो कौन है, लेजिस्लेचर, करने वाला है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मतलब समझ गए ना। तो भाई लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करता है कि इसको, एग्जीक्यूटिव को, मतलब अगर जो ये गलत कर रहा है तो ये इसको, लेजिस्लेचर इसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और मोटा मोटा समझना चाहो अगर जो, तो लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, कानून बनाता है और कानून के अंदर छेड़छाड़ करता है या चेंजेस करता है। सिंपल, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का, कानून को इम्प्लीमेंट करना, डे टू डे उनको लागू करवाना। मान लीजिए कोई ट्रैफिक रूल का कानून निकाला भाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, कि भैया अगर जो पीछे की सवारी जो है वो हेलमेट नहीं पहनेगी तो भैया 5,000 का फाइन लगेगा, है ना। तो इस तरीके का जो लगा, भाई ये तो किसने कर दिया, इसने बना दिया कि भैया ऐसा 5,000 का फाइन है। अब वो 5,000 की वसूली का कौन काम करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं, ये सब लोग करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट कुल मिला के करेगा ये काम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जुडिशरी में, जुडिशरी क्या करेगा, इंटरप्रेटेड करेगा। मतलब जो 5,000 का फाइन लगाया ना इन्होंने, 5,000 का फाइन इन्होंने लगाया, बोला कि लो, और ये 5,000 का फाइन ले रहे हैं। फिर जुडिशरी में कोई व्यक्ति गया, ठीक है, वो कहता है कि भैया 5,000 बहुत ज़्यादा है, हम 10,000 कमाते हैं, 5,000 लगा दोगे फाइन,
तो हम कैसे घर चलाएंगे? तो ये सारी समस्याएं हैं। जुडिशरी कहेगा भाई ठीक है, आप कर तो गलत रहे हो, तो आप क्या करेगा? दो चीज़ें कर सकता है, या फिर ये जो 5,000 का फाइन लगा है पूरे को कैंसिल कर दे जुडिशरी, या फिर ये 5,000 को थोड़ा सा कम कर सकती है, मतलब इसको 1,000 रुपये कर सकती है या 2,000 कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अपना इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है जुडिशरी की तरफ से। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पूरी कहानी है ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पूरी कहानी को भी बता रहा हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए, समझ में भी आए, आप फील करो इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं अभी तक। ठीक है, तो हमने ये वाले किए हैं जो 25 क्वेश्चन किए अभी तक, बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन को किए हैं जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के हैं। आई होप सो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर कर दे भाई, देखते रहें, दूसरों को भी शेयर करें, फैला दें पूरे मार्केट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।